global south. Global south. The global south. India is in the north part of the globe, then how it is part of the global south? (1789) में हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले फ्रांस में 3 सोशल क्लास एग्जिस्ट करते थे। फर्स्ट स्टेट यानी पहले वर्ग में क्लर्गी या पादरी आते थे जिनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार होता था और वो कोई टैक्सेस भी नहीं पे करते थे। सेकंड स्टेट में नोबेलिटी यानी कुलीन और प्रतिष्ठित वर्ग आता था, इनके पास भी स्पेशल प्रिविलेजेस थे और इनको टैक्स भी काफी कम देना होता था। थर्ड स्टेट में कॉमनर्स या आम आदमी आता था जिसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं था और वही सबसे ज्यादा टैक्स भी देता था। 1952 में फ्रेंच इकोनॉमी हिस्टोरियन अल्फ्रेड सॉवी ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पूर्व के फ्रांस के सामाजिक वर्गों से समानता के आधार पर विश्व को 3 वर्गों में विभाजित किया। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में सभी विकसित पूंजीवादी देश या कैपिटलिस्ट कंट्रीज आते थे, सेकेंड वर्ल्ड में विकसित सोशलिस्ट देश और थर्ड वर्ल्ड में उसने गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज को रखा। यही कारण है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के विकसित देश फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहे जाते थे, वहीं यूएसएसआर और उसके सहयोगी देश सेकेंड वर्ल्ड कंट्री कहे जाते थे। बाकी बचे एशिया, सेंट्रल और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के देश जो गरीब या डेवलपिंग थे, थर्ड वर्ल्ड कहे जाते थे, यानी वर्ल्ड सोसाइटी का सबसे नीचे का तबका। इसी कारण आज भी इंडिया और चाइना को कुछ लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह देते हैं। वैसे तो इस क्लासिफिकेशन में थर्ड वर्ल्ड अपमानजनक नहीं लगना चाहिए था क्योंकि यह एस्पायरिंग डेवलपिंग नेशंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने थर्ड वर्ल्ड को गरीब, गंदा और अस्थिर प्रचारित किया, जिससे इसकी पहचान बनाना रिपब्लिक की बन गई जिन पर टिन पॉट तानाशाहों का शासन हो। 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद सेकेंड वर्ल्ड जैसा कुछ बचा नहीं तो इस एनालॉजी का प्रयोग होना कम हो गया। इसी बीच इनके लिए डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड शब्दों का भी प्रयोग होता था। इस सिस्टम की प्रॉब्लम यह थी कि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज के डेवलपमेंट को आइडियल और बाकियों को बैकवर्ड की तरफ प्रस्तुत किया जाता था, जिसे किसी भी प्रकार से आइडियल नहीं माना जा सकता। थर्ड वर्ल्ड और अंडर डेवलप्ड एक कमजोर अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, वहीं इनसे अलग ग्लोबल साउथ एस्पायरिंग देशों को एक नई पहचान देता है। यही कारण है आजकल ग्लोबल साउथ का प्रयोग बढ़ा है। वैसे तो ग्लोबल साउथ का पहली बार प्रयोग 1969 में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्ल ओग्लेस्बी द्वारा वियतनाम के युद्ध के संदर्भ में किया गया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक रूप से ग्लोबल नॉर्थ के ग्लोबल साउथ के ऊपर प्रभुत्व को दिखाता है, लेकिन ग्लोबल साउथ का प्रचलन 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद बढ़ा। इंडिया और चाइना को ग्लोब पर देखा जाए तो ये इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में दिखाई देते हैं, फिर यह ग्लोबल साउथ का हिस्सा कैसे हैं? ग्लोबल साउथ का प्रयोग पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल या सोशियो इकोनॉमिक क्षेत्र में होता है। यह जियोग्राफिकल टर्म नहीं है। इंटरनेशनल डेवलपमेंटल इश्यूज को रिव्यू करने के लिए 1977 में फॉर्मर जर्मन चांसलर विली ब्रांट की अध्यक्षता में बनाए गए इंडिपेंडेंट कमीशन की रिपोर्ट ब्रांड रिपोर्ट में ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ड्रास्टिक डिफरेंसेस को काफी अच्छी तरह समझाया गया। इसमें ब्रांट ने एक लाइन से वर्ल्ड मैप पर ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को सेपरेट दिखाया है। ब्रांट लाइन के ऊपर के देश ग्लोबल नॉर्थ और नीचे के देश ग्लोबल साउथ में आते हैं। उस समय से लेकर आज तक ग्लोबल साउथ का इकोनॉमिक पावर काफी बढ़ा है। फिर भी ब्रांट लाइन लार्जली इंटैक्ट ही रही है, यानी नॉर्थ साउथ डिवाइड पर इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, सभी यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं। वहीं बाकी बचे देश जो अभी डेवलप नहीं है ग्लोबल साउथ में आते हैं। 21st सेंचुरी की इस दुनिया में एक पावर शिफ्ट महसूस किया जा रहा है। 2030 तक माना जा रहा है कि वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमीज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया होंगी, यानी 4 में से 3 ग्लोबल साउथ से रहेंगी। इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं। यही कारण है कि अब कुछ समय पहले तक थर्ड वर्ल्ड और बैकवर्ड कहे जाने वाले ग्लोबल साउथ ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में आयोजित G20 समिट में G20 प्रेसिडेंट इंडिया ने अपने आप को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया। यह पहला मौका था जब G20 ट्रायो का यानी प्रीवियस, करंट और फ्यूचर G20 प्रेसिडेंट्स इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील तीनों ग्लोबल साउथ से ही थे। यह ग्लोबल साउथ के बढ़ते प्रभाव का ही असर है कि 1999 से लेकर आज तक कोई नया G20 मेंबर नहीं बना था, लेकिन इंडिया के इनिशिएशन पर न्यू दिल्ली समिट में अफ्रीकन यूनियन को नए 21st परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल किया गया।
सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। G20 summits always have smaller groups of countries. Modi emerged as the leader of this summit, and I think is showing that he is really the leader of the global South. भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है।